नमस्कार दोस्तों। हम मुगल साम्राज्य की स्थापना करवा चुके थे, मुगल साम्राज्य का परिचय कर चुके थे और फिर हम बाबर पे आ गए थे और बाबर की एक क्लास ले ली। बाबर की पहली क्लास में हमने उसका जीवन परिचय और समरकंद के शासक फरगना के शासक के रूप में और समरकंद को पाने के जो उसके प्रयास थे उस पर हमने बात कर ली। आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि काबुल के शासक के रूप में बाबर ने क्या कुछ किया। जैसा कि हमने बाबर को 4 भागों में बांटा था, आपको याद होगा। पहले में जीवन परिचय था, दूसरे में फरगना के शासक के रूप में और समरकंद को पाने के प्रयास थे। तीसरा जो पॉइंट था वहां पे हमने कल क्लास छोड़ी थी। आज हम वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं काबुल के शासक के रूप में। (1504) से, ठीक है। तो काबुल के शासक के रूप में बाबर की क्या उपलब्धियां रही और किस तरह से बाबर ने अपने यूं कहिए कि शासनकाल को या अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया। देखिए, जैसा कि मैं कहता आया हूं आपको कि बाबर मुगल साम्राज्य जो है इसको ठीक से समझने के लिए आरंभ की 2-3 क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली क्लास में हमने मुगल कहाँ से थे, उसकी पूरी फिजियोग्राफी एंड स्टीरियोग्राफी पूरी समझी थी हमने। दूसरे में हमने बाबर किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है उस कहानी को आगे बढ़ाया। आज भी वही कहानी आगे चलेगी और जो चौथी क्लास होगी कल हम मुगल साम्राज्य की स्थापना करवा देंगे पानीपत के युद्ध के साथ ही, ठीक है। और कल मुगल साम्राज्य स्थापित जब हम कर लेंगे चौथी क्लास में, तो उसके बाद असली मुगल राज्य शुरू हो जाएगा और फिर ज़्यादा समय नहीं लेता, फिर फटाफट चीज़ें हो जाती है। तो आरंभ जो होता है ना वो कठिन होता है, कोई भी चीज़ का हो। पढ़ाई का आरंभ भी कठिन होता है। आप शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति आधा उसी दिन जीत जाता है जिस दिन वो शुरुआत करता है, और फिर आधी जीत उसके बाद की यात्रा पे तय करती है। तो शुरुआत होना बहुत मुश्किल है। तो हमने शुरुआत कर ली है और 4 वीडियो के साथ ही हमारा काम शुरुआत पूरी हो जाएगी, ठीक है। आज उस क्रम का तीसरा वीडियो है और चौथा वीडियो कल हम मुगल साम्राज्य की स्थापना करवा देंगे, ठीक है। तो काबुल के शासक के रूप में बाबर ने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। उलुग मिर्जा करके 1501 के अंदर, उलुग मिर्जा इसका चाचा था जो काबुल पर शासन कर रहा था। किस पर? काबुल पर शासन कर रहा था। कौन? उलुग मिर्जा, ठीक है। ये मैप था, हमने यूज किया था कल। तो ये काबुल है यहाँ पे और यहाँ पर उलुग मिर्जा का शासन था जो कि बाबर का चाचा था। 1501 में उलुग मिर्जा की मृत्यु हो गई थी और जैसे ही 1501 में काबुल के शासक उलुग मिर्जा की मृत्यु होगी तो उत्तराधिकारी अब्दुल रज्जाक वगैरह इतने मजबूत नहीं थे, तो इस पर कईयों की नजर थी। इस पर कंधार की भी नजर थी, इस पर ईरान की भी नजर थी, इधर इसके ऊपर इस ताशकंद मतलब समरकंद उज़्बेकों की नजर भी थी। और चूंकि बाबर, आपको मैंने बता दिया था कि दोनों युद्धों में, सरे पुल वगैरह के इन युद्धों में समरकंद के को लेकर उज़्बेकों से पराजित हो चुका था और पराजित बाबर समरकंद से सीधा काबुल आता है और 1504 में बिना किसी लड़ाई लड़े बाबर काबुल का राजा बन जाता है। एक भटकते हुए शासक को एक स्थान मिल गया, ठीक है। और काबुल का शासक बनने के बाद अब बाबर ने क्या किया, अब बाबर जो है वो धीरे धीरे काबुल से अपना प्रसार कंधार की तरफ करता है। कंधार को भी अपने कब्जे में लेता है, गजनी को अपने कब्जे में लेने के प्रयास करता है और काबुल का पूरा जो राज्य था वो अपने भाइयों और अमीरों में बांट भी दिया ताकि सब लोग राजी रहें उससे। इस तरह से 1504 से लेकर 1507 तक काबुल में ठीक तरीके से स्थापित हो गया था। 1507 में उसने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण करी। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि वो ये सिद्ध करना चाहता था कि तैमूर का वंश समाप्त नहीं हुआ, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि तैमूर के जो निष्ठावान लोग थे वो बाबर के प्रति भी निष्ठावान रहे। उन लोगों का समर्थन लेने का एक उद्देश्य था बादशाह। दूसरा
ये भी था कि बादशाह स्वतंत्र शासक होते थे जिसका खलीफा से कोई संबंध नहीं होता था, मतलब किसी के अधीन नहीं होते, वो अपने आप को बादशाह कहते थे। हम अगर बात करें सुल्तानों की, तो सल्तनत काल में सुल्तान थे जो हमेशा अपने आप को खलीफा के दूत मानते थे, खलीफा के प्रतिनिधि मानते थे। तो सुल्तान खलीफा को नाम मात्र का सही, बट सुल्तान जो है वो खलीफा को टैक्स भेजते थे, खराज भेजते थे, और उसके बदले खलीफा जो है वो खिलत देता था, मान्यता देता था, ऐसा माना जाता था। तो एक ये था औपचारिक, बिल्कुल नाम मात्र का संबंध था, परंतु था। लेकिन बादशाह जो थे वो किसी भी दृष्टिकोण से खलीफा से अपने आप में कोई संबंध नहीं रखते थे। वो ना खिलत प्राप्त करते थे, ना खराज देते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। इसलिए उन्होंने, मुगल काल के शासकों ने अपने आप को बादशाह कहा था। तो ये दो कारण थे, उसने मिर्जा की उपाधि त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण की। ये बात 1507 की है। इसके बाद क्या हुआ, 1508 से लेकर 19 तक का इतिहास बाबरनामा में हमें प्राप्त नहीं होता। ये मैं लिटरेचर में और पढ़ाऊंगा। बाबरनामा से हमें इस अवधि का इतिहास ही प्राप्त नहीं होता। इस अवधि के इतिहास को जानने के लिए हमें मुंतखवाब उल लुबाब खफी खान का है, मिर्ज़ा हैदर दोगलत की किताब तारीख़ रसीदी है, और तारीख़ फरिश्ता जो कि फरिश्ता की किताब है, इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। 1507 में इसने कंधार पर भी आक्रमण कर लिया और कंधार को भी अपने नियंत्रण में लाया। इस तरह से काबुल और कंधार दोनों बाबर के नियंत्रण में आ गए थे। अब बाबर ठीक ठाक शक्तिशाली हो गया था। 1510 के अंदर इधर ईरान के सफवी शासक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1404 में तिमुरिड वंश के खत्म के बाद में 3 बड़े वंश स्थापित हुए थे। ईरान में सफवी वंश हुआ, और उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक हुए, और इधर आपके ओटोमन हुआ तुर्की सीरिया के अंदर। सफवी शासक था इस्माइल खान, शाह इस्माइल सफवी। इसने सैबानी खान को बहुत बुरी तरह से मर्व के युद्ध में पराजित किया, और सैबानी खान उज़्बेक की मृत्यु हो गई। सैबानी खान के मरते ही उज़्बेक जो है ये थोड़े से कमजोर हुए, और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए बाबर ने डील करी, एग्रीमेंट किया सफवी शासक इस्माइल शाह से। डील ये की गई कि बाबर को सपोर्ट करेगा कौन, इस्माइल खान। कैसा सपोर्ट, सैन्य सपोर्ट करेगा, मतलब इस्माइल खान बाबर को सेना देगा, और इस सेना का उपयोग ये करेंगे समरकंद वगैरह, बुखारा, इस क्षेत्र को प्राप्त करने में। बाबर ने शाह से कहा कि मुझे मेरा पैतृक राज्य वापस दिलाने में आप मेरी मदद कीजिए, और बाबर के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए शाह इस्माइल ने कहा कि ठीक है, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। शर्तें क्या रखी? पहली शर्त ये रखी कि इन क्षेत्रों में आप जैसे ही शासक बनोगे, हम तो हरा तो देंगे ही खैर इनको, आपको अपना पैतृक राज्य वापस मिल जाएगा, लेकिन जैसे ये क्षेत्र आप जीतते हो तो उसके बाद आपको इन पूरे क्षेत्रों में जो खुतबा पढ़ा जाएगा, खुतबा क्या है ये मैं आपको सल्तनत काल में बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूं। खुतबा पढ़ा जाएगा, और वो खुतबा जो है उसमें बाबर की जगह मेरा नाम होगा, शाह इस्माइल का। दूसरा, सिक्के जो छापे जाएंगे उन सिक्कों पर भी मेरा नाम होगा, शाह का नाम होगा। हाँ, मगर बाबर समरकंद वगैरह में अपने सिक्के भी चला सकता है। इन शर्तों के साथ में शाह इस्माइल और बाबर ने मिलकर 1511 में समरकंद, बुखारा, बदख्शां इन क्षेत्रों पे अटैक किया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पूरा क्षेत्र बाबर जीत गया। मैंने कहा था बाबर ने समरकंद पर 5 बार आक्रमण किया। चौथा आक्रमण तो हम पीछे देख चुके थे। 5वां आक्रमण हमने खाली इतने लिखा था कि 1511 में किया, वो ये आक्रमण था। बाबर जीत गया वहां पे। जीतने के बाद में बाबर ने यहाँ पे अपने शिया समुदाय के प्रचार के कार्य शुरू किए। उसने यहां पर शिया का जब काम किया तो समरकंद के अंदर मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो सुन्नी थी। अब वो सुन्नी पॉपुलेशन जो थी उनको शिया अच्छे नहीं लगते, तो बाबर एक अलोकप्रिय शासक सिद्ध होगा। परिणाम यह था कि समरकंद की जनता ने बाबर को भगा दिया, और उसके बाद समरकंद की जनता उज़्बेक शासकों से मिल गई, और इन्होंने संयुक्त शासक
प्लस उज्बेक शासक प्लस समरकंद की जनता, इन्होंने मिलकर बाबर और ईरान की सेना को 2 बार पराजित किया। और जब बाबर और ईरान की सेना पराजित हुई तो बाबर हमेशा के लिए समरकंद को छोड़ के 3 साल बाद 1514 में वापस काबुल आ जाता है। अब बाबर को लग गया कि इधर देखने का कोई मतलब नहीं है सिवाय बर्बादी के। उसके बाद बाबर ने कभी भी समरकंद की तरफ कोई अभियान नहीं किया, न ईरान से कभी सहायता मांगी। इसके बाद बाबर की जो नजर रही वो सीधी रहती है भारत की ओर। और फिर बाबर ने भारत आक्रमण की रूपरेखा बनानी शुरू की 1516 से। और फिर 1519 में बाजोर और भीरा दुर्ग के ऊपर पहला अटैक होता है और इस तरह से बाबर भारत पर 5 बार अटैक करता है। भारत पर मतलब भारत के आरंभ में पश्चिमी सीमा पे, और फिर पानीपत के युद्ध में अंततः आपके इब्राहिम लोदी को पराजित करके और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो भारत आक्रमण और मुगल साम्राज्य की स्थापना ये तो हम कल पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत आक्रमण से पूर्व की स्थितियां जो है 1516 से पहले की स्थितियां, 1504 से 16 के बीच का जो काल है, इसके बारे में आज हम अभी लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं चीजों को। तो सबसे पहले मैं आता हूं काबुल शासक के रूप में बाबर। ठीक है, तो हम पैराग्राफ में बात करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ अब देखिए, सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि 1501 के अंदर, देखो 1500 में मैंने बताया आपको पिछली क्लास में कि किस तरह से समरकंद को वो खो चुका था। 1496 में असफल रहा, 97 में सफल रहा, 1500 में फिर आपके यूं कहिए कि थोड़ा आप ये कह सकते हो कि वहां से बाबर का लगभग मामला खत्म हो गया। सरे पुल के युद्ध के बाद कुछ सफलता जरूर मिली, कुछ महीने शासक जरूर रहा, लेकिन उज़्बेकों ने उसको वहां शासक रहने नहीं दिया। तब ये काबुल आ गया था समरकंद से। अब काबुल आने के बाद इस समय काबुल पर शासन किसका था? 1501 में उसके चाचा उलुग मिर्जा का था। उसकी मृत्यु के बाद यहां पर आपके कोई नहीं था, तो 1504 में बाबर यहाँ का शासक बन गया। तो फरगना के शासन के बाद बाबर को सीधा शासन किसका मिलता है? काबुल का मिलता है। ये बात मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे। काबुल पर इसकी मृत्यु हो जाने पर सिंहासन को लेकर संघर्ष आरंभ होता है। ठीक है, आरंभ होता है। बाबर 1504 में काबुल आया तथा यहाँ का शासक बना। ठीक है, तो इस तरह से बाबर जो है वो काबुल में 1504 के अंदर शासक बन गया। बाबर से पहले भी काबुल इन्हीं के पास में था, बाबर के परिवार के पास में ही था। ठीक है, और लेकिन बाबर के हाथ ये 1504 में आया।
फिर आगे क्या हुआ? बाबर ने काबुल में, एक मिनट, काबुल का राज्य अपने भाइयों और अमीरों में विभाजित कर दिया था। भाइयों व अमीरों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, अमीरों में विभाजित कर दिया था। फिर क्या हुआ देखिए, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, और फिर 1505 में यहाँ माता का देहांत हो गया था, ये भी थोड़ा देख लेना। माता का निधन हो गया। कुतुलुग निगार खानम जो थी इसकी माँ, उसकी डेथ होगी 1505 में। अब आती 1507 की बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके 1507 के अंदर बाबर ने कंधार को जीता। ठीक है, हालांकि सैबानी खान के कारण बाबर के पास में कंधार ज्यादा समय तक तो नहीं रहा, लेकिन कंधार को जीता जरूर। फिर वहां पे शाहरुख सिक्के चलाने हो या अत्यधिक दान दिया वहां पे बाबर ने, तो वहां पे बाबर के दानी की उपाधि भी बाबर को यहाँ मिलती है। ये बातें मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, अभी आप इसको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1507 में बाबर ने कंधार को जीता। किसको? कंधार को जीता। परंतु सैबानी खान ने, सैबानी खान ने बाबर को परेशान सच्चा वाला किया था। सैबानी खान ने बाबर को कंधार छोड़ने के लिए मजबूर किया। कंधार छोड़ने हेतु मजबूर किया। मजबूर किया। अब इसी समय बाबर ने जो है यूं कहिए कि बादशाह की उपाधि ली और अपनी पैतृक उपाधि तो थी मिर्जा, वो इसने त्याग दी थी। सभी के पीछे मिर्जा लगता था, उलूग मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, सैयद मिर्जा, मीरन शाह मिर्जा। तैमूर की सारी संतानें जो थी उनके पीछे यूं कहिए कि मिर्जा उपाधि लगती थी, और बाबर ने मिर्जा त्याग के बादशाह की उपाधि ली थी। ये 1507 की बात है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने किताबों में ये भी लिखा है कि हुमायूं के जन्म के बाद ये उपाधि ली गई थी। तो ये आप कह सकते हो कि कोई ऐसा इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी जरूर है। ठीक है, चलो इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं। इसी समय आप इसको लिख लेना। साथ में बाबर ने बादशाह की उपाधि ली, वहीं पैतृक उपाधि मिर्जा को त्यागा। ठीक है, मिर्जा उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि ले ली।
ठीक है। पहला कारण क्या था? पहला ये कहेंगे हम कि बाबर स्वयं को तैमूर वंश से मानता था और यह उपाधि तैमूर वंश के सातत्य का प्रतीक थी। सातत्य का मतलब क्या हुआ? सातत्य का मतलब होगा कि तैमूर का जो वंश है ये सतत रूप से चल रहा था, है ना, उसको हम सातत्य बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जो यूं कहिए कि तैमूर वंश के कुछ निष्ठावान लोग जो थे, बाबर चाहता था कि वो लोग उसका साथ दें, और जैसे ही उसने अपने आप को तैमूर के वंश से जोड़ा और कहा कि भाई मेरा वंश अपने आप में तैमूर का ही वंश है, तो उसके बाद जो भी तैमूर के निष्ठावान लोग थे उनका समर्थन जो है वो बाबर को प्राप्त हुआ। ये बाबर के लिए एक बड़ी आप उपलब्धि कह सकते हो, जब बाबर को तैमूर के निष्ठावान लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया। तैमूर वंश के सातत्य का प्रतीक थी। इससे बाबर को उन लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ जो तिमुरिड के प्रति निष्ठावान थे। क्या थे? निष्ठावान थे। तो बाबर एक प्रकार से अपने आप को एक स्थापित शासक के रूप में देख रहा था, ताकि कहीं किसी भी दृष्टिकोण में बाबर को कोई भी ऐसे खारिज ना कहे। ठीक है, ये मेन कारण था कि उसने है वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बादशाह की उपाधि ली। ठीक है, दूसरा कारण ये माना जाता है इसका कि जो खलीफा है ये अपने आप को अपने ऊपर किसी को नहीं मानता था, अपने आप को सर्वोच्च मानता था। इस वजह से उसने बादशाह की उपाधि ली थी, क्योंकि जो सुल्तान होते हैं वो कहीं न कहीं खलीफा से एक प्रकार से खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में होते थे। इसने अपने आप का खलीफा से कोई संबंध स्थापित नहीं किया था। ठीक है, यह इंगित करता था कि मुगल शासक सर्वोच्च है जो किसी खलीफा के प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, यह भी माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उपाधि हुमायूं का जो जन्म हुआ था मार्च 1508 में माना जाता है, उस समय ली थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, और बाकी कुछ इतिहासकार मानते 1507। तो 1507 ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि कुछ प्राइमरी सोर्सेज जो है, चाहे वो आपके मिर्जा हैदर दौलत की पुस्तक हो, इन पुस्तकों ने 1507 का लिखा है। तो आप ये नोट करके भी डाल सकते हो कि कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं।
अनुसार हुमायूं के जन्म पर यह उपाधि ली थी। हालांकि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते, और बाय द वे एक साथ दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपके पास में सीधा विकल्प है 1507 का, क्योंकि 1507 हम प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने के पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो उस समय के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो 1508 मानते हैं, और 1508 मानने के कारण हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी सोर्सेज 1507 कहते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन साथ में आए तो आप 1507 करना, और अगर दोनों में से कोई एक आता है तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि ली। तो ये अपने आप में इस बात को बता रहा था कि बाबर मध्य एशिया की राजधानी जो राजनीति थी उसमें पुनः चर्चा में आ रहा था, पुनः प्रभाव में आ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां तक तो बातें ठीक थी। 1507-8 का दौर चला गया, 9-10 भी चला गया, 9 भी चला गया, लेकिन बाबर अब कर कुछ नहीं सकता था। पूर्व में जाना उसके बस की बात, पश्चिम में जाना उसके बस की बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पश्चिम में, बाबर के पश्चिम में जाना मतलब ईरान, सफवी वंश बहुत ताकतवर था। यहां इधर बढ़ने का स्कोप बाबर का खत्म था, ऊपर जाने का स्कोप खत्म था क्योंकि उज्बेक थी पूरी की पूरी, और इधर आने का भी खत्म था क्योंकि इधर ओटोमन साम्राज्य था। अब बाबर के लिए वो एक ही विकल्प था कि वो पूर्व की ओर आगे बढ़े, भारत की ओर आगे बढ़े, और कोई विकल्प बाबर के लिए था ही नहीं, बस एक ही विकल्प बचा था। लेकिन इसी समय मर्व का युद्ध हुआ ईरान और उज्बेक शासक के बीच में, शैबानी खान के बीच में। शैबानी खान मारा गया, तब बाबर को वापस अपॉर्चुनिटी नजर आई मध्य एशिया में, और बाबर ने अपना आखिरी प्रयास 5वां आक्रमण 1511 में उज्बेकों पर किया, और बाबर जो है अपने पैतृक जमीन को वापस प्राप्त करने में सफल रहा। ये बात हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, तीसरा पॉइंट करके ऐड कर रहा हूं। समरकंद पर 5वां व आखिरी आक्रमण ठीक है। पांचवा और ये आखिरी आक्रमण था। 4 हम पिछली क्लास तक समझ चुके थे। अभी मैं थोड़ा 5वां आक्रमण बता देता हूं आपको। ठीक है, अब 5वां और आखिरी आक्रमण जो था वो बाबर करता ही नहीं। अगर मरव के युद्ध में शैबानी खान की मृत्यु नहीं होती तो शैबानी खान मर गया, तब उसको लगा कि हाँ अब पैतृक भूमि प्राप्त की जा सकती है, और ऊपर से ईरान के शाह का समर्थन और मिल गया, साथ मिल गया। तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी बाबर के लिए थी ही नहीं। ये 1511 की बात है, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं सारी बातें कि किस तरह से ये आक्रमण को बाबर ने अंजाम दिया, ठीक है। अब सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो मर्व का युद्ध हुआ, ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण क्यों था कि इस युद्ध में शैबानी खान को ईरान के शासक, सफवी शासक इस्माइल शाह ने पराजित किया था, ठीक है। अब देखिए कि दिसंबर 1510 में को मर्व का
युद्ध हुआ। कौन सा? मर्व का युद्ध हुआ 1510 के अंदर। इसमें सफवी शासक, अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बाबर के समकालिक नहीं था या समकालिक था। फिर शैबानी खान, सफवी शासक, इस्माइल खान, इस्माइल शाह भी आ सकता है। ये इस प्रकार से कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, भारत का सामने इधर सल्तनत काल का आ सकता है, तो उस समय आपके इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी दोनों समकालिक थे। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है कि कौन बाबर के समकालिक था या नहीं था। तो इस पूरे चैप्टर से ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी कौन बाबर के समकालिक था। ठीक है, सफवी शासक, इसमें सफवी शासक शाह, ये शाह की उपाधि लेते थे। अब जब हुमायूं पढ़ते हैं ना तो शाह ताहमाशप का नाम आता है। सफवी शासक शाह इस्माइल ने उज़्बेक, शैबानी खान को पराजित किया। शैबानी खान युद्ध में मारा गया। शैबानी खान युद्ध में मारा गया। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि अब मध्य एशिया की राजनीति में उज़्बेकों का प्रभाव कम हुआ और ईरानियों का प्रभाव जो है वो एक प्रकार से उत्कर्ष हुआ यहां पे। ठीक है, इससे मध्य एशिया में उज़्बेकों का प्रभाव कम हुआ तथा ईरानी शाह का या ईरानी शासक का, ईरानियों का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब इस युद्ध का सबसे बड़ा महत्व यही था मर्व के युद्ध का कि इसमें ईरानियों का उत्कर्ष होता है। और ये बाबर के लिए एक होप थी, उम्मीद थी कि कम से कम अब हम ईरानियों के साथ मिलकर मेरी पैतृक भूमि को मैं प्राप्त कर सकता हूं। चूंकि शैबानी खान मारा जा चुका था जिसने बाबर को कई बार पराजित किया था। अब इस जगह पे बाबर के लिए जो बड़ी उम्मीद थी वो थी समरकंद पर। अब वो आखिरी प्रयास करेगा। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर ने शाह इस्माइल से समझौता किया। ध्यान से समझते जाना, शाह इस्माइल से क्या किया? समझौता किया। समझौता किया। क्या समझौते में बातें रखी गई? ध्यान से समझना। अब जो समझौता किया गया इसमें दो बातें थी स्पेशली। वैसे क्या इसमें जब शैबानी खान मारा गया तो शैबानी खान ऐसे बाबर का जीजा जी भी था, क्योंकि खान जो खान जहां थी बाबर की बहन, इसका विवाह भी शैबानी खान से हुआ था। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। बाद में इसने इसको छोड़ दिया था और ये इनके हाथ लग गई थी। इन्होंने इसको वापस सा सम्मान लौटाया था। तो ईरानियों और मुगलों के बीच में अच्छे संबंध थे, टर्म्स अच्छे थे, खराब नहीं थे।
शाह इस्माइल ने कहा कि मैं आपको आपकी पैतृक भूमि दिलाने में सैन्य सहायता दूंगा। अब इसके बदले बाबर क्या देगा? बाबर जो है वो खुतबा पढ़ाएगा तो भी शाह के नाम का, सिक्के चलवाएगा तो भी शाह के नाम के। हाँ, वो अपनी जन्मभूमि जो है फरगना और काबुल, यहाँ पे अपने नाम के भी सिक्के चला सकता है और शिया मत का प्रचार कर सकता है। ठीक है, अब शिया, वैसे ईरान में भी उस शिया ही थे ये। तो अब देखो, ये मैं समझौते में लिख लेता हूं कि बाबर शाह के नाम का खुतबा पढ़ेगा, ना कि खुद के नाम का। ठीक है, बाबर शाह के नाम के सिक्के चलाएगा काबुल व फरगना में स्वयं के नाम के भी चला सकता है। के भी ठीक है। तीसरा, शिया मत का प्रचार करेगा। और चौथा, इस्माइल खान बाबर को उसकी पैतृक भूमि दिलाने में मदद करेगा। पैतृक राज्य कौन सा? वही समरकंद, बुखारा वगैरह दिलाने में शाह इस्माइल मदद करेगा या सैन्य सहायता देगा। ठीक है, ये समझौते की बातें हुई। अब समरकंद पर अब आखिरी अभियान होने जा रहा है। समझौता हो गया बाबर और इस्माइल के बीच में। अब आगे क्या होता है? ठीक है, अब दोनों ने मिलकर अटैक किया और दोनों के अटैक के बाद समरकंद को विजयी कर लिया। लिख लिया होगा आपने। इस समझौते के बाद क्या हुआ देखिए। अब इस समझौते के बाद शाह इस्माइल और बाबर की सेना ने बुखारा, बदख्शां, समरकंद, इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया, जिसका जिक्र हमें तारीख रसीदी, जो मिर्जा हैदर दोगलत की पुस्तक है, उसमें हमें पूरा विवरण है वो प्राप्त होता है। और 1511 की ये बात है। और फिर वहां पे बाबर ने शिया प्रसार किया, वही शाह के नाम का खुतबा, 12 इमाम के नाम के सिक्के चलाए। लेकिन ये लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि शिया मत का प्रचार करने से बहुसंख्यक सुन्नी जो थे वहां के, वो सुन्नी सारे के सारे बाबर से नाराज हो गए और बाबर को समरकंद से खदेड़ दिया गया और बाबर को पुनः काबुल आना पड़ा। ठीक है, ये बात हम आगे लिखते हैं। समझौते के बाद, ठीक है, समझौते के बाद शाह व बाबर की संयुक्त सेना ने बदख्शां, बुखारा, समरकंद को जीत लिया। ठीक है, इसके उपरांत क्या हुआ?
अब जैसे ही जीत लिया समरकंद को, तो समरकंद और इसको जीतने के बाद, ये बात है 1511 की, ठीक है, जीत लिया। और इसके बाद में क्या हुआ, यहां पर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया। ये समझौते में तय हुआ था। वैसे यहां पर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया। ठीक है, और 12 इमाम के नाम के सिक्के चलाए गए। नाम के सिक्के चलाए गए। और बाबर ने जो सिया मत की बात थी, ये जो आपके तीसरा पॉइंट, देखो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी हो गया। अब बात आती है चौथे बिंदु का, तो प्रयोग कर लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है मेन, वो पॉइंट आपके बाबर क्या करेगा, बाबर एक किजी लिबास पहनेगा। लिबास का मतलब होता है कपड़े, और किजी लिबास पहनेगा, और ये लिबास होता था सियाओं के लिए, सिया वस्त्र कहते हैं इसे। पहनकर सिया मत का प्रचार किया। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें हुई, और खास बात देखिए विद्यार्थियों कि ये जो सारी बातें थी, ये सारी बातें, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है देखिए इस अभियान की जो जानकारी है, ये हमें कहाँ से मिलती है, तारीख रसीदी किसकी है, मिर्जा हैदर दौलत की है। से प्राप्त होती है। वैसे बाबरनामा 1507 के बाद, मतलब 1508 से 19, लगभग 11 वर्षों की जानकारी देता नहीं है। ठीक है, बाबरनामा के कई अंश अप्राप्य है, मिले नहीं हमें, जिसमें से एक है 1508 से लेकर 1519 तक, ये अंश हमें मिला ही नहीं। तो इसकी जानकारी हेतु हमें दूसरे ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें तारीख रसीदी हो गई, इसके अलावा कौन कौन से ग्रंथ है, इस काल की जानकारी 3 किताबों से मिलती है। तारीख फरिश्ता, फरिश्ता की किताब है, और मुंतखाब उल लुबाब, मुंतखाब उल लुबाब, ये खफी खान की है, और एक ये तारीख रसीदी। इन तीनों किताबों से हमें इस पूरी अवधि की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अब आगे देखो क्या हुआ। अब जब ये स्थिति आई, ठीक है, सिया का काम शुरू किया,
तो समरकंद की जो जनसंख्या है वो बहुसंख्यक जनसंख्या सुन्नी संप्रदाय की थी। इस्लाम में शिया और सुन्नी मेन संप्रदाय हैं दो। अब शिया प्रसार करोगे तो सुन्नी विरोध हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि अरब देश और ईरान आज भी लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक शिया एक सुन्नी है। शिया सुन्नी विवाद आज भी देश दुनिया में चलता आ रहा है। तो यहां पे भी ये सबसे बड़ा विवाद चल रहा था। तो अब आगे देखिए क्या हुआ। बाबर के शिया मतानुयायी होने के कारण समरकंद की बहुसंख्यक सुन्नी जनता बाबर के विरुद्ध में आ गई। बाबर अलोकप्रिय हो गया। जनता चाहेगी नहीं तो अलोकप्रिय ही होगा। ठीक है। और जब बाबर अलोकप्रिय हो गया तो लंबे समय तक बाबर वहां का शासक नहीं रह पाया और फिर बाबर को यहां से यूं कहिए कि निकाल दिया गया, या यूं कहिए कि बाबर जो है वो आपके यहां से खदेड़ दिया गया। और बाबर को यहां से खदेड़ दिया गया। खदेड़ दिया गया। ये बात हो गई यहाँ पे। तो लंबा समय तक बाबर शासक नहीं रहा, बस थोड़े समय ही बाबर रह पाया था, कोई वही 7-8 महीने, इससे ज्यादा नहीं था। अब जब बाबर को खदेड़ दिया गया तो बाबर शांत बैठने वालों में से बाबर भी नहीं था। अब बाबर ने क्या किया, पुनः ईरान की सहायता से समरकंद से लड़ने का प्लान बनाया। अब समरकंद के साथ स्थितियां बदल गई थी। अब स्थितियां क्या बनी थी कि समरकंद के साथ उज़्बेक और समरकंद की जनता मिल गई थी। ऐसी स्थिति पहली बार हो रही थी। और इन दोनों ने, जब इनका गठबंधन हो गया, जनता जब उज़्बेकों के साथ हो गई, तो फिर संयुक्त सेना भी पराजित हुई। मतलब बाबर और शाह दोनों भी पराजित हुए। उसके परिणाम बड़े भयंकर निकले कि बाबर ने हमेशा के लिए ये मानस ही छोड़ दिया कि मैं पैतृक भूमि को प्राप्त करूंगा। हमेशा के लिए अपना वो दिमाग से निकाल दिया और अपना पूर्व की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट। अब समरकंद की जनता उज़्बेक शासक के साथ हो गई। उस समय उज़्बेक शासक उबैदुल्ला खान था, हो गई। तत्पश्चात उज़्बेक शासक उबैदुल्ला
व बाबर के मध्य दो युद्ध लड़े गए। ठीक है, बाबर के साथ में ईरान की सेना भी थी, लेकिन युद्ध में जो परिणाम निकला वो बाबर के पक्ष में नहीं आया, क्योंकि समरकंद की जो जनता थी वो कहीं ना कहीं बाबर के साथ में नहीं थी, बल्कि किसके साथ में थी? उबैदुल्ला के साथ में थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक, कमी कह सकते हो आप इनके लिए। कुल ए मलिक का युद्ध 1512 और दूसरा था आपके गजदवान युद्ध 1514। ठीक है, अब क्या हुआ? इन युद्धों में बाबर व शाह की सेना पराजित हुई। शाह की सेना पराजित हुई और तीन वर्ष बाद 14 लगभग 11, 12, 13, 14 लगभग 4 वर्ष बाद, लगभग 4 वर्ष बाद बाबर पुनः काबुल आ गया। इस प्रकार समरकंद पर आखिरी अभियान, इस प्रकार यह समरकंद को पाने का आखिरी अभियान प्रयास था। इसके बाद बाबर ने अपना पूरा ध्यान किस तरफ दिया? भारत की तरफ, पूर्व की ओर। भारत की ओर दिया, न कभी ईरान की सहायता मांगी आगे। हालांकि हुमायूं जरूर ईरान के शासक के पास में जाएगा जब वो अफगानों से पराजित हो जाएगा। सहायता मांगी, न ही आगे पैतृक भूमि को प्राप्त करने के प्रयास किए। भूमि को प्राप्त करने के प्रयास किए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि आगे बाबर ने समझ गया कि अब फालतू एनर्जी खराब करने का कोई सेंस है वो नहीं है, क्योंकि अब कुछ मिलना नहीं है। जितने प्रयास करने थे बाबर ने 5 प्रयास कर लिए, कोई एक आधा प्रयास नहीं था। इन प्रयासों के बावजूद भी जब आपको कुछ मिलता नहीं है
तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र को छोड़ने में ही भलाई होती है। और बाबर ने 1500 ये 14 का युद्ध था लास्ट, 1515 कर लो आप, 1515 के बाद समरकंद और इस क्षेत्र की ओर जाना हमेशा के लिए प्लान कैंसिल कर दिया और बाबर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यद्यपि 3 अभियान सफल हुए, 1500 का सफल हुआ, 1597 का सफल हुआ, 1511 का सफल हुआ। 5 में से 3 सफल रहे, परंतु ये सफलताएं आंशिक सिद्ध हुई, अल्पकालिक सिद्ध हुई, ये सफलताएं दीर्घकालिक सिद्ध नहीं हुई और बाबर को बहुत जल्द ही यूं कहिए कि समरकंद से वापस हाथ धोने पड़े। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जो है बाबर अपना जो प्रयास करेगा, अब चौथी और लास्ट हेडिंग, भारत आक्रमण। और अब आपको पता, बाबर को पता चल गया था भाई इस तरफ तो काम होना नहीं है, इस तरफ होना नहीं, अब सीधा भारत ही बचा। अब भारत के ऊपर बाबर आक्रमण करेगा और 5 आक्रमण होंगे और फिर पानीपत में फाइनली बाबर को विजय हासिल होगी। अब मैं इसको चैप्टर को यहीं टॉपिक वीडियो को पूरा करता हूँ, क्योंकि अब अगर भारत को लेंगे तो वो फिर 1.5-2 घंटे की क्लास से बीच में छोड़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि कल की क्लास में भारत अभियान पर बात करेंगे। तो 3 बिंदु हो गए बाबर के जीवन परिचय, फरगना के शासक के रूप में, काबुल के शासक के रूप में, और कल चौथा और आखिरी बिंदु होगा भारत पर बाबर के आक्रमण और पानीपत की लड़ाई वगैरह या मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, कल आखिरी बिंदु पे हम आएंगे। तो इस बिंदु को नाम क्या दे रहे हैं हम, चलो नाम यहाँ नहीं देते, अगली क्लास में दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।